हेलो गाइस, मैं विनयकांत एवीएस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी वंशागति और विविधता के सिद्धांत यानी हेरिडिटी एंड थ्योरीज ऑफ वेरिएशन के लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में बात करेंगे। लघु उत्तरीय यानी कि जो 2 अंक वाले प्रश्न होते हैं इनके बारे में बात करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है नंबर गेन करने का। इस क्वेश्चन से आप आसानी से बहुत सारे नंबर आसानी से ला सकते हैं। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आप सभी से बताना चाहता हूं, इसके पहले मैंने अधलघुत्तरीय प्रश्न का वीडियो अपलोड किया है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए भैया हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा नया क्वेश्चन नए अंक के साथ। समयुग्मजी तथा विषमयुग्मजी से क्या तात्पर्य है, ये 2006, 2010, 11 और 15 में पूछा गया क्वेश्चन है। यानी 6 के बाद 4 साल बाद पूछा गया है। अब इसके पूरे चांस है कि 2015 में तो आया था, अब ये 2021 में पूछे जाने की इसकी पूरी संभावना है। तो समयुग्मजी और विषमयुग्मजी, समयुग्मजी को हिंदी अंग्रेजी में बोलते हैं होमोजाइगस, समयुग्मजी, और विषमयुग्मजी को बोलते हैं हेटेरोजाइगस। इसको हमको समझना है, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस। अब बात हम कर रहे हैं वंशागति और विविधता की। तो पहले विविधता, वंशागति मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, विविधता का मतलब होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो अंतर होता है उसे बोलते हैं विविधता। तो जब एक जीनोटाइप के या किसी जीनोटाइप के, किसी भी जीनोटाइप के अगर दोनों जीन समान हो, सम का मतलब क्या होता है बराबर हो, यानी कि समान हो, दोनों जीन क्या हो समान हो, एक जीनोटाइप के दोनों जीन समान हो तो उसे समयुग्मजी कहते हैं। जैसे जैसे कैपिटल टी या स्मॉल टी। अब ये जो कैपिटल टी है ये लंबे पौधे को डिनोट करता है, स्मॉल टी क्या है, ये बौने पौधे को जो है डिनोट करता है। तो ये दोनों जीन क्या है समान है। वहीं पर अगर हम बात करें विषमयुग्मजी की, तो किसी भी जीनोटाइप में अगर दोनों जीन असमान है तो उसे विषमयुग्मजी कहते हैं। जैसे इसका भी जैसे देख लेते हैं। जैसे पढ़ना बहुत जरूरी है, बिना जैसे के कुछ भी नहीं है। बिना जैसे कि अब आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं या केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो बिना जैसे का मतलब होता है कि नाव तो खड़ी है लेकिन पानी नहीं है, कोई मतलब नहीं उसका। तो जैसे पढ़ना बहुत जरूरी है हमारे लिए है। तो हेटेरोजाइगस जैसे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है, इसको हमें आपको समझना है। कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसमें देखिए दोनों जीन क्या है असमान है, एक लंबा वाला एक बौना वाला है, लेकिन प्रभावी कौन है, लंबा वाला बौने वाले के ऊपर प्रभावी है, ठीक है, लेकिन दोनों जीन क्या है असमान है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार देख लीजिए, वीडियो को रोकिए, बैक करिए, फिर से देख लीजिए, ठीक है ना। अगर हम बोलेंगे तो ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बार देखिए, समझ में नहीं आया तो दोबारा फिर देखिए। अगला क्वेश्चन है जीन रूप यानी जीन प्रारूप। अब ये जीन रूप या जीन प्रारूप दोनों नाम से आ सकता है, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया। तथा दृश्य रूप यानी लक्षण रूप जिसे कहते हैं, पर टिप्पणी लिखिए। 2006, 10, 11, 18 और 19 में पूछा गया है। भैया देख लो, 6 के बाद 10 में, 10 के बाद 11, 11 के बाद सीधा 7 साल बाद 18 में और 18 के बाद 19 में। अब इसके चांस बनते हैं भैया 2021 में पूछे जाने के, तो इसको नजरअंदाज बिल्कुल मत करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीन रूप। रूप का मतलब क्या होता है, दिखाई देना, ठीक है। यहाँ पे जीन का मतलब क्या होता है, हमने बताया कि दोनों जीन, देखो यहाँ पे जीन है, ये जीन को डिनोट करते हैं, है ना। जीन पहनने वाला जीन्स मत समझ लेना, गांव में लोग जीन बोल देते हैं जीन्स को, है ना, तो उस पर आप दिमाग मत लगाइए। जीन रूप, जीन रूप को अंग्रेजी में कहा जाता है जीनोटाइप। क्या कहते हैं, जीनोटाइप। और दृश्य रूप, दृश्य रूप का दूसरा नाम क्या है, लक्षण रूप, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं फिनोटाइप। इसको समझना है। जीन रूप, जैसे मान लीजिए कोई पौधा है, कोई पौधा मान लेते हैं, बहुत सारे आपके आसपास पौधे हैं। अगर आप खेत में बैठ के वीडियो देख रहे हैं देख सकते हैं, कोई भी पौधा देख लीजिए। घर में है तो घर के आसपास में भी पौधे रहते हैं, उनको देख लीजिए पौधे को, है ना। लेकिन आप एक चीज नहीं देख पाएंगे, जीनोटाइप। भाई जी अब पेड़ तो ऊपर से देख रहे हैं लेकिन उसके अंदर देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते ना। हाँ, तो ये इसको समझना है यहाँ पे, जीन रूप क्या होता है और दृश्य रूप क्या होता है।
यदि किसी पौधे को जानकारी लेना है, किसी पौधे की जानकारी लेना है, किसी पौधे के आंतरिक लक्षणों का पता जिस रूप से लगाया जाता है उसे जीन रूप कहते हैं। अगर किसी पौधे को बाहर से देखकर उसके लक्षणों का पता लगाया जाता है तो उसे दृश्य रूप कहते हैं। जैसे जैसे हम पहले दृश्य रूप का बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पौधा है, वो कैसा है, लंबा है, उसके फूल कैसे हैं, लाल है, यानी लंबा लाल कह सकते हैं। पौधा लंबा है, उसमें जो फूल निकल रहे हैं वो लाल है, तो लंबा लाल क्या हो गया, दृश्य रूप, इसको हम देख रहे हैं। लेकिन लंबे और लाल के लिए जो जीन डिनोट कर रहे हैं, जिसके लिए जो लंबा पौधा कर रहा है उसके लिए कोई ना कोई जीन है ना, जीन तो लंबा कर रहा है ना उसको, तो जीन हम नहीं देख पा रहे हैं। यानी किसी पौधे के लक्षणों का पता लगाया जाए जीन के द्वारा तो उसे बोलते हैं जीनोटाइप। क्या बोलते हैं, जीनोटाइप। जैसे इसी से हम समझ लेते हैं, लंबे के लिए कैपिटल टी और लाल के लिए कैपिटल आर और कैपिटल आर। इस तरीके से हम बता सकते हैं, कैपिटल टी कैपिटल आर। तो ये हो गया लंबा लाल, ये हम बाहर से देख के बता सकते हैं। लेकिन अगर हमको जीनोटाइप का अध्ययन करना है तो उसके अंदर का हमें अध्ययन करना पड़ेगा। जब किसी पौधे के आंतरिक लक्षणों का पता लगाया जाए तो उसे बोलते हैं जीन रूप। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। भाई ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, तो एक बार आप जीन रूप की परिभाषा दीजिए, एक बार आप दृश्य रूप की परिभाषा दीजिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि छोटा छोटा एक लाइन में लिख देते हैं, जैसे लिख देते हैं। तो पहले तो आप बताइए ना, जीन रूप को अंग्रेजी में लिखिए, जीनोटाइप क्या होता है, फिर जीन रूप होता क्या है इसको लिखिए, फिर उसको डिटेल में थोड़ा सा लिखिए। अगर 1 नंबर में पूछा तो 1 लाइन में ऐसे लिख दीजिए। भाई नंबर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना लिखेंगे। ठीक है ना। अगला है, एक वर्णांधता की वाहक स्त्री का विवाह एक सामान्य पुरुष से होता है तो उनकी संतान में वर्णांधता के बारे में समझाइए। तो भाई अगर आपको वर्णांधता समझना है तो पिछला वाला वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने वर्णांधता के बारे में पीछे वाले वीडियो में बताया है। चलो फिर कोई बात नहीं, अगर आप नहीं देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं इसी वीडियो में बता दूं, तो वर्णांधता का मतलब होता है कलर ब्लाइंडनेस, यानी कि लाल और हरे रंग की पहचान ना कर पाने वाला व्यक्ति। अब यहां पे बात आ रही है कि वर्णांधता की वाहक स्त्री। अब वाहक क्या होता है, अगर वर्णांध स्त्री होती तो क्या होता, और वाहक स्त्री है तो क्या है। अब देखो यहां पे इसको ध्यान समझना है। ये जो वर्णांधता होती है ना, ये एक्स संलग्न गुण है, एक्स संलग्न लक्षण को प्रदर्शित करता है। तो एक्स का मतलब क्या होता है, अब हमने क्या बताया था, मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें 22 जोड़े समान होते हैं, जिन्हें ऑटोसोम कहा जाता है या दैहिक गुणसूत्र कहा जाता है। 23वां जोड़ा जो होता है उसे लिंग गुणसूत्र कहा जाता है, जो महिला और पुरुष में अलग अलग होता है। महिलाओं में XX होता है और पुरुषों में XY होता है। तो मान लीजिए कोई वाहक स्त्री है, इसको यहाँ पे आपको समझना है। वाहक स्त्री, स्त्री के अंदर जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र है वो XX होगा। क्या होगा, XX होगा। सामान्य पुरुष जिसके साथ शादी हो रही है, सामान्य पुरुष है। कैसा पुरुष है, सामान्य, एकदम बेचारा निर्दोष है, इसके अंदर कोई बीमारी नहीं वर्णांधता की, एकदम फ्रेश है ना, कोई भी शादी कर सकता है इस लड़के के साथ। चलिए, अब इस लड़के को तो पता है नहीं कि लड़की कैसी है, इसको तो इसके अंदर तो जाएगा नहीं, वो घुस के देखेगा नहीं कि ये वाहक है या वर्णांध है, मतलब उसको तो पता ही नहीं है। हाँ, वाहक जब होती है तो पूरी तरीके से वर्णांध नहीं होती, बस इतना समझ लो। जैसे मान लीजिए कि वर्णांध का मतलब क्या होता है, हम अगर इस एक्स के ऊपर गोला लगाते हैं, देखिए इसके ऊपर हमने गोला लगा दिया, अब ये वाहक को डिनोट करेगा, यानी कि आधे गुणसूत्र में वर्णांधता दिखाई देगी, आधे गुणसूत्र में नहीं दिखाई देगी। तो कह रहा क्वेश्चन है कि वाहक स्त्री का विवाह सामान्य पुरुष से होता है, तो सामान्य पुरुष को हम XY से डिनोट कर सकते हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसको ध्यान समझना है। इसके बाद 2 गैमेट X और X बनाएगा, ये X और Y बनाएगा, तो ये वाहक को डिनोट कर रहा है, यानी एक के ऊपर हम गोला लगाते। अगर हम दोनों के ऊपर गोला लगा दें, एक के साथ नहीं लगाएंगे, अलग अलग लगाएंगे, तब होगा वर्णांध स्त्री। एक के पास हमने लगा दिया तो वाहक स्त्री हो गई। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखना यह है कि इनके बीच हम क्रॉस कराते हैं, यानी अगर इनके संतान होते हैं तो संतानों में वर्णांधता क्या होगी, है ना। तो चलिए देख लेते हैं। एक बार इसका जो है, इसके साथ हमने क्रॉस करा दिया, X वाला किसके साथ, X स्त्री और X पुरुष वाला। अब एक X ये आ रहा है और एक हम ले रहे हैं Y वाला। चलिए, दूसरा X पुरुष वाला, X स्त्री वाला, X ले रहे हैं, Y ले रहे हैं पुरुष वाला और X ले रहे हैं स्त्री वाला।
ध्यान समझना है। एक्स वाहक वाला हम लिया एक्स, तो ये एक्स के ऊपर एक आ गया गोला और एक आ गया एक्स फ्री है। दूसरा एक्स के ऊपर देखिए यहाँ पे गोला है और वाई जो है फ्री है। तो वाहक स्त्री है ये, इसके ऊपर आ गया गोला। अगला हमारा एक्स और एक्स, दूसरा एक्स और वाई। तो इसमें ध्यान से देखना, सबसे पहले हमको पहचानना है कि लड़की कौन है लड़का कौन है। तो जिसमें एक्स वाई आया है वो क्या है, लड़का है, यानी कि वो पुत्र है। और जिसमें एक्स एक्स आया है वो क्या है, पुत्री है। ये है पुत्री, ये है पुत्र, ठीक है, ये है क्या, पुत्री। अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है कि ये पुत्री आ रही है बन करके संतान में, तो इसमें एक एक्स के ऊपर गोला है, यानी कि कैसी होगी, वाहक पुत्री होगी। कैसी होगी, वाहक पुत्री होगी, कैरियर होगी, जो अगली जनरेशन में जाकर के दिखाएगी अपने आप को, ठीक है। दूसरा एक्स और वाई आ रहा है, यानी पुत्र आ रहा है। अब ये पुत्र कैसा होगा, हमने बताया एक्स का लक्षण, ये वाहक पुत्र होगा। कैसा होगा, वाहक पुत्र, ये वाहक पुत्र है। दूसरे यहाँ पे देखिए पुत्री सामान्य है और पुत्र भी क्या है, सामान्य है। ये सामान्य पुत्री है और ये भी कैसा है, सामान्य पुत्री है। आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा। इसको लिखना किस तरीके से, यदि एक वर्णांतता की वाहक स्त्री का विवाह एक सामान्य पुरुष से होता है तो उनमें जो 25% वाहक पुत्री होंगी, 25% जो है ये वर्णांध इसको कहा जाएगा, वाहक नहीं कहा जाएगा, वर्णांध पुत्र होगा, और बाकी 25% सामान्य पुत्री होगी और 25% जो है पुत्र होगा सामान्य। ये 3 क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मटर के एक शुद्ध लंबे लाल पुष्प वाले पादप का संकरण शुद्ध बौने व सफेद वाले पादप से कराया गया है। F1 पीढ़ी तथा F2 पीढ़ी में किस प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे। ये जो क्वेश्चन है आप सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2009 में पूछा गया है, उसके पूरे के पूरे चांसेस हैं कि 2021 में पूछा जाए, और मेरे ख्याल से अगर बात करें तो 100% ही पूछा जाएगा। इसलिए बच्चों इसको ध्यान से समझना। यहाँ पे सबसे पहला जो मटर का पौधा है जो मेंडल ने प्रयोग किया था, शुद्ध लंबा और लाल पुष्प वाला, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं शुद्ध लंबा लाल। किसके बीच में कराया जा रहा, शुद्ध बौने व सफेद, यानी कि शुद्ध बौना सफेद, इनके बीच में क्रॉस करवा रहे हैं। तो लंबे लाल को हम कैपिटल टी स्मॉल आर और स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। इसे हम स्मॉल टी स्मॉल आर और स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। इसका जब गैमीट फॉर्मेशन होगा तो कैपिटल टी कैपिटल आर आएगा। इसका जब गैमीट फॉर्मेशन होगा तो स्मॉल टी स्मॉल आर आएगा। ये पी जनरेशन है, यानी कि जनकीय पीढ़ी है, जनकीय पीढ़ी। ये यहाँ पर गैमीट बन रहा है, इसे हिंदी में लिख सकते हो युग्मक, युग्मक लिख सकते हो। अब इन दोनों के बीच में जब क्रॉस पॉलिनेशन होगा, क्रॉस करवाया जाएगा इन दोनों के बीच में, तो ये कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर आएंगे। यानी कि ये जो पौधे प्राप्त हो रहे हैं संकर लंबे लाल, संकर लंबे लाल पौधे प्राप्त हो रहे हैं, इसे बोलते हैं F1 जनरेशन। F1 जनरेशन, F का मतलब फीलियल और 1 का मतलब फर्स्ट, यानी फर्स्ट फीलियल जनरेशन, इसे बोलते हैं प्रथम संतानी, ये पीढ़ी बोलते हैं इसको, है ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं जो कैपिटल टी है स्मॉल टी के ऊपर क्या है, डोमिनेंट है, प्रभावी है। कैपिटल आर स्मॉल आर के ऊपर क्या है, प्रभावी है। इसीलिए लंबे लाल पौधे प्राप्त होते हैं, लेकिन कैसे, वो संकर है, हाइब्रिड है, दोनों का मिक्स होके आया है। तो ये हो गया F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में क्या होगा, सभी पौधे क्या होंगे, संकर लंबे लाल होंगे। यहाँ पूछा F1 पीढ़ी तथा F2 पीढ़ी में किस प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे। तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे, यानी कि अगर हम शुद्ध लंबे लाल और बौने सफेद हमने खेत में मटर बोए हैं, तो उनसे जो हमारे बीज प्राप्त होंगे वो किस पौधे वाले होंगे, संकर लंबे लाल वाले पौधे प्राप्त होंगे, सभी पौधे। अब हम इसी को अगली पीढ़ी में यानी कि F2 पीढ़ी में करके देखते हैं कि किस प्रकार से होता है। तो F2 पीढ़ी में जो होता है वो स्वपरागण होता है, यानी हम सेल्फिंग करवाते हैं, सेल्फिंग।
सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं। तो सबसे पहले हम गैमीट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। 4 प्रकार के हमारे गैमीट बनेंगे, तो पहले हम इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले बनेगा कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, ठीक है। फिर स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर, 4 प्रकार के गैमेट बनेंगे और इन्हीं से हम मेल फीमेल बनाएंगे। तो यहाँ पर हम F2 पीढ़ी दिखाते हैं, इसको जरा ध्यान से समझना है। तो थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। 1 2 3 4, उसी तरह इधर होना चाहिए 1 2 3 और ये 4। इस तरीके से हमको इसको समझना है, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं ताकि अब हम दिखा सकें, एक मेल है दूसरा फीमेल है। तो कैपिटल टी, इसको हम ब्लैक पेन से यहाँ पे लिख लेते हैं, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी और स्मॉल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर वही वाला, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। इसका क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर, इसको ध्यान से हमें समझना है। कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, आगे स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी, देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। तो इसमें हमको ये देखना है कि जो कैपिटल टी होता है स्मॉल टी के ऊपर प्रभावी होता है। तो कैपिटल टी और कैपिटल आर वाले सबसे पहले हम देख लेते हैं। कैपिटल टी और कैपिटल आर वाले, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी कि ये जो पौधे हैं कैसे हैं, लंबे और लाल हैं। लंबे लाल पौधे कितने हैं 9। दूसरा हम देख लेते हैं स्मॉल टी, अच्छा देख लेते हैं लंबे और सफ़ेद, है ना। तो लंबे सफ़ेद यानी कि कैपिटल टी होना चाहिए, दोनों में स्मॉल आर होना चाहिए। तो एक ये हो गया हमारा कैपिटल टी स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, है ना, कैपिटल टी स्मॉल आर, ये हो गए। तो ये पौधे कैसे हैं, लंबे हैं लेकिन सफ़ेद हैं, लंबे सफ़ेद, कितने हैं 3। अगले हम देख लेते हैं स्मॉल टी कैपिटल आर वाले। स्मॉल टी एक ये हो गया हमारा, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर। तो ये पौधे कैसे हैं, बौने लाल, बौने हैं और लाल हैं। तो ये इनकी संख्या कितनी 3। अब बचा स्मॉल टी स्मॉल आर, यानी ये कैसे हैं, बौने और सफ़ेद, बौने सफ़ेद हैं और इनकी संख्या क्या है 1 है। यानी इस प्रकार हम देखें तो इनको जो रेशियो आता है F2 पीढ़ी में, जो रेशियो आता है वो आता है 9:3:3:1, इस तरह का रेशियो आता है। अगला, अब ये आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये रेशियो है। इस प्रकार से देखा जाए तो 9 3 12, 12 3 15, 16 पौधे जो प्राप्त होते हैं F2 पीढ़ी, इसे बोलते हैं F2 पीढ़ी, F2 जनरेशन है, F2 जनरेशन है, याद रखना। F2 जनरेशन में इस तरह से हमें दिखाई देते हैं। तो ये हमें जो है पूरा डिटेल में इसको 2 नंबर में लिखना है। अगला क्वेश्चन है, कुछ मनुष्य में चोट लगने के बाद खून लगातार बहता रहता है, क्यों, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। तो देखिए कुछ मनुष्य में क्या होता है, अगर उन कहीं एक्सीडेंट हो गया, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन हो जाता है, कोई बात नहीं, अचानक हो जाता है, एक्सीडेंट हो गया उसका, या फिर कहीं चलते चलते गिर गया, या फिर किसी ने काट लिया, तो ब्लड निकलने लगता है। और ब्लड निकलने लगता है तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद थक्का बन जाता है, ब्लड निकलना बंद हो जाता है।
ये आम तौर पे होता है, लेकिन जब बीमारी नहीं होती है तब होता है। अगर किसी को बीमारी है तो चोट लगेगी और खून निकलता रहेगा। अगर किसी के अंदर ब्लड निकल रहा लगातार तो उससे बोलते हैं हीमोफीलिया, यानी कि लगातार ब्लड निकलना। ठीक है, तो हीमोफीलिया हो रहा उसको, हीमोफीलिया हो गया। तो कुछ मनुष्यों को चोट लगने के बाद लगातार खून बहता रहता है, क्यों? क्योंकि इसको हीमोफीलिया हो जाता है। इसका कारण बताना है। तो हीमोफीलिया अगर कोई व्यक्ति होता है तो जो हमारे शरीर के अंदर कुछ प्रोटीन्स होती हैं, फाइब्रिनोजन है ना, इस तरह की प्रोटीन्स होती हैं, तो वो थक्का बनने में हेल्प करती हैं। इसके अलावा एक फैक्टर होता है जिसे फैक्टर 8 कहा जाता है, फैक्टर 8 कहा जाता है। ये अगर नहीं होता है तो हीमोफीलिया का रोगी होता है और लगातार उसके अंदर ब्लड बहता रहता है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? कुछ मनुष्यों में चोट लगने के बाद उनमें लगातार ब्लड बहता रहता है, क्योंकि उनमें क्या होता है, वो हीमोफीलिया का रोगी होता है। अब अगर कोई व्यक्ति हीमोफीलिया का रोगी है तो उसके अंदर फैक्टर 8 नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड चोट लगने के बाद ब्लड लगातार बहता रहता है। ठीक है, कुछ प्रोटीन्स होती हैं जिनका निर्माण ये नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ब्लड लगातार बहता रहता है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 5 क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मजा लीजिए लाइफ में और एंजॉय करते रहिए। मैं तो कहता हूँ कि जो 5 क्वेश्चन हमने बताए हैं उनको आप लिखिए, फिर वीडियो को देखिए, समझिए और उनके उसको लिखने की कोशिश करिए, जिससे आपकी राइटिंग स्किल बढ़ेगी, आपकी लर्निंग पावर बढ़ेगी, जिससे आप जब पेपर में बैठेंगे तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को लिख पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, जब आपकी राइटिंग स्किल मजबूत होगी तब। ठीक है, तो चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक करें। लाइक करेंगे तो आप मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।